दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य का पूरा प्रशासनिक और राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। नई सरकार के गठन के साथ ही सत्ता के गलियारों से लेकर सीमावर्ती जिलों तक जिस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। लंबे समय तक राजनीतिक संघर्ष, आरोप प्रत्यारोप और कानून व्यवस्था को लेकर उठते सवालों के बाद अब राज्य में एक नई प्रशासनिक शैली लागू होती नजर आ रही है। सरकार ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अब बंगाल में कानून के नाम पर किसी भी तरह की नरमी नहीं दिखाई जाएगी। अवैध कब्जों, घुसपैठ, तस्करी, अपराध और माफिया नेटवर्क के खिलाफ शुरू हुई यह मुहिम अब केवल प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसे राज्य की नई पहचान और नई कार्यशैली के रूप में देखा जा रहा है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में बुलडोजर मॉडल ने पूरे देश में राजनीतिक और प्रशासनिक बहस को जन्म दिया था, ठीक उसी तरह अब बंगाल में भी उसी तर्ज पर कठोर कार्रवाई की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। प्रशासनिक मशीनरी को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है और पुलिस प्रशासन को साफ संदेश दिया गया है कि कानून व्यवस्था से समझौता करने वालों के खिलाफ बिना किसी दबाव के सीधी कार्रवाई की जाए। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियां बढ़ चुकी हैं। अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चल रहे हैं, संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और प्रशासनिक सख्ती का असर जमीन पर साफ दिखाई देने लगा है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल का राजनीतिक माहौल अब पूरी तरह बदलता नजर आ रहा है। नई सरकार के सत्ता में आते ही सबसे बड़ा बदलाव प्रशासनिक रवैये में देखने को मिला है। पहले जिन इलाकों में पुलिस और प्रशासन पर राजनीतिक दबाव के आरोप लगते थे, वहां अब खुलकर कार्रवाई होती दिखाई दे रही है। खासकर सीमावर्ती जिलों में, जहां लंबे समय से अवैध घुसपैठ, नकली नोट, पशु तस्करी, हथियार सप्लाई और संगठित अपराध की शिकायतें उठती रही हैं, वहां अब बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि राज्य को अपराध और अराजकता से मुक्त करना उसकी पहली प्राथमिकता है। इसी कारण प्रशासन को पूरी स्वतंत्रता दी गई है कि वह बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के कानून के अनुसार कठोर कदम उठाए। बंगाल के कई शहरों और कस्बों में अवैध कब्जों पर लगातार बुलडोजर कार्रवाई की खबरें सामने आ रही हैं। कई जगहों पर वर्षों पुराने अवैध निर्माणों को हटाया गया है, जबकि कुछ इलाकों में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नई सरकार केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि जमीन पर अपना प्रभाव और नियंत्रण मजबूत तरीके से स्थापित करना चाहती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह पूरा अभियान केवल प्रशासनिक सख्ती नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक संदेश का हिस्सा भी है। नई सरकार यह दिखाना चाहती है कि बंगाल अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगा। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपराध और माफिया के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई को अपनी पहचान बनाया था, उसी प्रकार अब बंगाल में भी कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उसी मॉडल को अपनाने की कोशिश होती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सत्ता संभालते ही अधिकारियों की कई उच्च स्तरीय बैठकें की और साफ शब्दों में निर्देश दिया कि अपराधियों, तस्करों और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएं। इसके बाद पुलिस प्रशासन की सक्रियता अचानक बढ़ गई। कई जिलों में रात भर छापेमारी अभियान चलाए गए, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विशेष टीमें बनाई गईं और सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। सीमावर्ती इलाकों में सबसे ज्यादा बदलाव महसूस किया जा रहा है। बांग्लादेश सीमा से लगे कई जिलों में वर्षों से घुसपैठ और तस्करी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। आरोप लगते रहे कि कुछ क्षेत्रों में अपराधियों और तस्करों का नेटवर्क इतना मजबूत हो चुका था कि स्थानीय प्रशासन भी खुलकर कार्रवाई नहीं कर पाता था। लेकिन अब स्थिति बदलती दिखाई दे रही है। सीमा सुरक्षा बल और राज्य पुलिस के बीच समन्वय बढ़ाया गया है। कई संवेदनशील इलाकों में संयुक्त अभियान चलाए जा रहे हैं। अवैध रास्तों को बंद करने, संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखने और सीमा के आसपास रहने वाले लोगों का सत्यापन करने जैसी प्रक्रियाएं तेज कर दी गई हैं। इससे सीमावर्ती इलाकों में हलचल बढ़ गई है और लोगों के बीच यह चर्चा तेजी से फैल रही है कि सरकार अब किसी भी कीमत पर राज्य की सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहती। इसी बीच बुलडोजर कार्रवाई ने पूरे राज्य में राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है। जिन इलाकों में कभी अवैध कब्जे और अतिक्रमण आम बात माने जाते थे, वहां अब प्रशासन अचानक पहुंचकर बड़ी कार्रवाई कर रहा है।
कई जगहों पर अवैध निर्माणों को कुछ ही घंटों में ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन, सड़क, नहर और सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा करने वालों को अब किसी प्रकार की राहत नहीं मिलेगी। सरकार समर्थकों का दावा है कि यह कदम आम लोगों के हित में है, क्योंकि अवैध कब्जों के कारण विकास कार्य बाधित हो रहे थे और अपराधियों को सुरक्षित ठिकाने मिल रहे थे। वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित कार्रवाई बता रहा है। लेकिन इन तमाम आरोपों और बहसों के बीच एक बात साफ है कि बंगाल में अब प्रशासनिक सख्ती पहले से कहीं ज्यादा दिखाई दे रही है। राज्य की राजनीति में यह बदलाव केवल प्रशासनिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर सामाजिक और राजनीतिक माहौल पर भी पड़ रहा है। लंबे समय बाद पहली बार ऐसा महसूस किया जा रहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार एक आक्रामक रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी अपराधी को राजनीतिक संरक्षण के आधार पर राहत नहीं दी जाएगी। यही कारण है कि कई बड़े अपराधियों और माफिया नेटवर्क के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कुछ इलाकों में अवैध खनन, कोयला तस्करी और भूमि कब्जे से जुड़े मामलों की जांच तेज कर दी गई है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार कई पुराने मामलों की फाइलें दोबारा खोली जा रही हैं और आर्थिक अपराधों की भी जांच की जा रही है। बंगाल की जनता के बीच भी इस बदलाव को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। एक वर्ग इसे राज्य में कानून व्यवस्था सुधारने की दिशा में बड़ा कदम मान रहा है। लोगों का कहना है कि लंबे समय से अपराध और अवैध गतिविधियों के कारण आम नागरिक परेशान थे और अब सरकार की सख्ती से व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जगी है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि कहीं यह मॉडल जरूरत से ज्यादा कठोर न हो जाए। हालांकि सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि उसकी हर कार्रवाई पूरी तरह कानून के दायरे में की जा रही है और केवल उन्हीं लोगों के खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं जो अवैध गतिविधियों में शामिल हैं। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो यह पूरा घटनाक्रम आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डाल सकता है। उत्तर प्रदेश के बाद यदि पश्चिम बंगाल में भी बुलडोजर मॉडल और प्रशासनिक सख्ती चुनावी मुद्दा बनती है, तो इसका प्रभाव अन्य राज्यों में भी दिखाई दे सकता है। यही वजह है कि देश भर के राजनीतिक दल बंगाल की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। कुछ इसे मजबूत शासन का उदाहरण बता रहे हैं, तो कुछ लोकतांत्रिक अधिकारों और राजनीतिक संतुलन के लिए चुनौती मान रहे हैं। लेकिन फिलहाल जमीन पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है, उसमें एक बात साफ नजर आती है कि पश्चिम बंगाल अब तेजी से एक नए राजनीतिक और प्रशासनिक दौर की ओर बढ़ रहा है, जहां सरकार अपनी सख्त कार्यशैली और कानून व्यवस्था के मुद्दे को सबसे बड़ी प्राथमिकता के रूप में पेश कर रही है। पूरे राज्य में अवैध रूप से रह रहे लोगों और सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है, जिसकी तारीफ इस वक्त पूरे देश में हो रही है। मुख्यमंत्री ने न सिर्फ अवैध अतिक्रमण को मटियामेट करने का आदेश दिया है, बल्कि सरकारी काम में बाधा डालने वाले और हिंसक प्रदर्शन करने वाले उपद्रवियों पर सरकार का कड़ा हंटर चला दिया है। इस ताबड़तोड़ प्रशासनिक कार्यवाही से अपराधी और सिंडिकेट चलाने वाले लोग अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि अवैध बूचरखानों, ध्वनि प्रदूषण, जबरन टोल वसूली और अवैध खनन के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। इसके साथ ही सरकारी आदेशों की अवहेलना करने वालों और बुलडोजर एक्शन के दौरान पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ ऐसी सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है जिससे पूरा तंत्र हिल गया है। सबसे बड़ा धमाका तो मालदा बॉर्डर पर हुआ है, जहां सरकार के एक अभूतपूर्व फैसले ने पड़ोसी देश बांग्लादेश की सेनाओं और सीमा सुरक्षा बलों को भी गहरे असमंजस में डाल दिया है। मालदा के 33 किलोमीटर के खुले और संवेदनशील बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए बंगाल सरकार ने जो कदम उठाया है, उसकी उम्मीद सीमा पर बांग्लादेश ने कभी सपने में भी नहीं की थी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर जो कहा था, उसे मालदा बॉर्डर पर शुरू भी कर दिया गया है, जिसके बाद यहां भयंकर हड़कंप मचा हुआ है। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे कि कैसे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के भयंकर एक्शन से बंगाल पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। तो दोस्तों,
घुसपैठ, तस्करी, अवैध कब्जे और गुंडागर्दी पर पूरी तरह से फुल स्टॉप लगाने के लिए शुभ हिंदू सरकार का एक्शन इस वक्त बंगाल की पूरी तस्वीर को बदल रहा है। इस पूरे प्रशासनिक बदलाव की गहराई को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस मूलभूत सिद्धांत को समझना होगा जिसे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में लागू किया है। मुख्यमंत्री ने साफ और कड़े शब्दों में पुलिस और प्रशासन को संबोधित करते हुए कहा है कि पहले इस राज्य में सिर्फ शासकों का कानून चलता था, लेकिन अब यहां सिर्फ और सिर्फ कानून का शासन चलेगा। इस एक वाक्य ने बंगाल की पूरी पुलिसिंग व्यवस्था को बदल कर रख दिया है। पिछले कई सालों से यह आरोप लगते रहे थे कि बंगाल में पुलिस प्रशासन एक गहरे भय और राजनीतिक दबाव के माहौल में काम कर रहा था, जिससे महकमे का अनुशासन और मनोबल पूरी तरह प्रभावित हो चुका था। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आए बड़े बदलाव के बाद अब राज्य के सीमावर्ती इलाकों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। खासकर मालदा बॉर्डर पर शुरू हुई गतिविधियों ने न केवल प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है, बल्कि पड़ोसी देश बांग्लादेश तक में बेचैनी बढ़ा दी है। जिस 33 किलोमीटर लंबे खुले और संवेदनशील बॉर्डर को वर्षों तक सुरक्षा व्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी माना जाता था, वहां अब अभूतपूर्व स्तर पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। यह वही इलाका है जिसे लंबे समय से घुसपैठ, पशु तस्करी, नकली नोटों के नेटवर्क, अवैध हथियारों की आवाजाही और अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट्स के लिए सुरक्षित मार्ग माना जाता रहा था। लेकिन अब हालात तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने इस पूरे क्षेत्र को लेकर जिस आक्रामक रणनीति की शुरुआत की है, उसने बंगाल की राजनीति, प्रशासन और सीमा सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह नई दिशा दे दी है। सबसे बड़ा संदेश यह दिया गया है कि अब राज्य में किसी भी तरह की राजनीतिक संरक्षण वाली अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून का शासन सर्वोपरि होगा। मुख्यमंत्री का यह बयान कि अब बंगाल में सिर्फ कानून चलेगा, किसी नेता या दल का नहीं, प्रशासनिक मशीनरी के लिए सीधा आदेश बन चुका है। मालदा बॉर्डर पर शुरू हुई कार्रवाई को केवल एक सुरक्षा अभियान कहना शायद इसकी गंभीरता को कम आंकना होगा। दरअसल यह एक व्यापक प्रशासनिक और रणनीतिक परिवर्तन का हिस्सा है, जिसमें सीमा सुरक्षा, आंतरिक कानून व्यवस्था और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त प्रशासनिक ढांचे को एक साथ जोड़ा गया है। वर्षों से आरोप लगते रहे कि सीमावर्ती जिलों में पुलिस और स्थानीय प्रशासन राजनीतिक दबाव के कारण खुलकर कार्रवाई नहीं कर पाता था। कई बार सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पकड़े गए तस्करों और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलने की बातें सामने आती रहीं। लेकिन नई सरकार ने आते ही सबसे पहले इसी व्यवस्था को चुनौती दी। सीमावर्ती थानों में अधिकारियों की बड़े स्तर पर फेरबदल की गई। कई संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी टीमें तैनात की गईं और रात के समय गश्त को कई गुना बढ़ा दिया गया। प्रशासन को साफ संदेश दिया गया कि अब किसी भी अवैध गतिविधि पर नरमी दिखाना सीधे सरकार के आदेश की अवहेलना माना जाएगा। सबसे ज्यादा चर्चा उस फैसले की हो रही है जिसके तहत मालदा के खुले बॉर्डर वाले हिस्सों को तेजी से सुरक्षा ढांचे में लाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। यह इलाका लंबे समय से इसलिए भी संवेदनशील माना जाता था क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां फेंसिंग लगाने में बड़ी बाधा रही थी। कई हिस्सों में नदी, दलदली जमीन और आबादी सीमा के बेहद करीब होने के कारण सुरक्षा एजेंसियों को लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। यही कारण था कि घुसपैठिए और तस्कर इस इलाके को सबसे आसान रास्ते के रूप में इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब सरकार ने इन चुनौतियों को नजरअंदाज करते हुए हाईटेक निगरानी, अतिरिक्त चौकियों, ड्रोन सर्विलांस और विशेष पेट्रोलिंग यूनिट्स के जरिए इस क्षेत्र को पूरी तरह सील करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि कई ऐसे रास्ते जिन्हें स्थानीय नेटवर्क वर्षों से इस्तेमाल करते आ रहे थे, उन्हें अचानक बंद कर दिया गया है। यही वजह है कि सीमा पार बैठे नेटवर्क में घबराहट बढ़ गई है। मालदा की कार्रवाई का असर केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका राजनीतिक संदेश भी बेहद बड़ा है। लंबे समय से बंगाल की राजनीति पर यह आरोप लगता रहा कि वोट बैंक की राजनीति के कारण सीमावर्ती जिलों में अवैध घुसपैठ और तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन अब सरकार खुद यह दिखाना चाहती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।
यही कारण है कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी लगातार सार्वजनिक मंचों से सीमा सुरक्षा को राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता बता रहे हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से साफ कहा है कि यदि किसी इलाके में अपराधी या तस्कर सक्रिय हैं, तो उस क्षेत्र के अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। इस आदेश के बाद प्रशासनिक तंत्र में अचानक तेजी दिखाई देने लगी है। सूत्रों के अनुसार कई सीमावर्ती गांवों में रात के समय संयुक्त तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए स्थानीय खुफिया नेटवर्क को भी सक्रिय किया गया है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब छोटे स्तर के अपराधियों तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि उन बड़े नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं जो वर्षों से सीमा पार अपराधों को संचालित करते रहे हैं। यही कारण है कि कई जगहों पर अचानक हुई कार्रवाई के बाद भारी मात्रा में नकली दस्तावेज, अवैध सामान और संदिग्ध वित्तीय लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड बरामद किए गए हैं। इन घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि सरकार केवल दिखावटी कार्रवाई नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर स्थायी बदलाव लाने की तैयारी में है। बॉर्डर इलाकों में रहने वाले आम लोगों के बीच भी इस अभियान को लेकर अलग तरह की चर्चा है। कई स्थानीय लोग मानते हैं कि वर्षों बाद पहली बार प्रशासन इतने आक्रामक तरीके से सक्रिय दिखाई दे रहा है। पहले जहां रात होते ही कई सीमावर्ती रास्तों पर संदिग्ध गतिविधियां बढ़ जाती थीं, वहीं अब लगातार गश्त और जांच के कारण माहौल बदलने लगा है। हालांकि कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इतनी बड़ी कार्रवाई से स्थानीय स्तर पर तनाव बढ़ सकता है, लेकिन सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मालदा बॉर्डर पर चल रहा यह अभियान आने वाले समय में बंगाल की राजनीति को भी गहराई से प्रभावित कर सकता है। यदि सरकार सीमावर्ती अपराधों पर नियंत्रण पाने में सफल रहती है, तो यह उसकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाएगी। वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक स्टंट बताकर सवाल उठा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर बढ़ती प्रशासनिक गतिविधियां यह संकेत दे रही हैं कि सरकार इस मुद्दे पर पीछे हटने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि बंगाल इस समय केवल भारत में ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे अभियान ने पुलिस प्रशासन के मनोबल को भी प्रभावित किया है। वर्षों से राजनीतिक दबाव और भय के माहौल में काम कर रहे कई अधिकारियों को अब खुलकर कार्रवाई करने की छूट मिली है। मुख्यमंत्री का यह स्पष्ट संदेश कि ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों को सरकार का पूरा संरक्षण मिलेगा, प्रशासनिक ढांचे के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। इसी कारण कई जिलों में पुलिस की कार्यशैली अचानक बदलती दिखाई दे रही है। अब केवल छोटे अपराधियों को पकड़ने तक सीमित रहने के बजाय संगठित नेटवर्क पर प्रहार करने की रणनीति अपनाई जा रही है। मालदा बॉर्डर पर मचा यह हड़कंप केवल एक क्षेत्रीय घटना नहीं, बल्कि एक बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। यह बदलाव केवल सीमा सुरक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि बंगाल की पूरी प्रशासनिक संस्कृति को बदलने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले महीनों में यह स्पष्ट होगा कि सरकार अपने इन दावों को जमीन पर कितनी मजबूती से लागू कर पाती है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि मालदा से उठी यह कार्रवाई पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन चुकी है और इसने सीमा पार बैठे नेटवर्क को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब बंगाल की सीमाओं पर पहले जैसी ढिलाई संभव नहीं होगी। हालत ये हो गई थी कि किसी भी क्षेत्र के आईसी या ओसी को निर्देश देने का काम नेताओं के निजी सहायक करते थे और जिले के पुलिस अधीक्षक को कई बड़ी कार्रवाइयों की भनक तक नहीं लगती थी। इस पूरी लचर व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए नए मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन को पूरी स्वायत्तता देने के साथ यह साफ कर दिया है कि किसी भी अपराधी को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा, अपराधियों के मन में कानून का खौफ पैदा करने के लिए नहीं मिलेगा। लेवरे धीरे अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर त्वरित और कठोर कार्यवाही की जा रही है, जिसका सीधा असर राज्य के कोयला और रेत माफियाओं पर पड़ा है। अवैध रेत खनन और अवैध कोयला परिवहन करने वाले सिंडिकेट जो अब तक सरकारी खजाने को चुना लगा रहे थे, वे अब अपने काले धंधे बंद करके भाग खड़े हुए हैं। इसके साथ ही सड़कों पर होने वाली अवैध टोल वसूली और रंगदारी के खिलाफ भी पुलिस ने सीधे मोर्चाबंदी कर दी है, जिससे आम व्यापारियों और जनता ने राहत की सांस ली है। प्रशासन का साफ कहना है कि शांतिपूर्ण माहौल और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जनता के साथ बेहतर संवाद किया जाएगा।
लेकिन यदि किसी ने भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस नए प्रशासनिक रुख का सबसे पहला और बड़ा इम्तिहान पश्चिम बंगाल के आसनसोल में हुआ, जहां लाउडस्पीकर विवाद को लेकर अचानक भारी बवाल खड़ा हो गया। दरअसल माननीय सर्वोच्च न्यायालय और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तय नियमों के मुताबिक धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों की आवाज को एक निश्चित सीमा के भीतर रखने का सरकारी आदेश जारी किया गया था। जब स्थानीय पुलिस प्रशासन सरकारी आदेश का पालन करवाने और लाउडस्पीकर की आवाज कम करने के लिए आसनसोल के एक संवेदनशील इलाके में पुलिस पहुंची, तो वहां मौजूद कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस का विरोध करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते यह परिश्रम विवाद एक सुनियोजित हिंसक झड़प में बदल गया और एक उग्र भीड़ ने स्थानीय पुलिस चौकी पर सीधे हमला बोल दिया। इस हमले के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस चौकी के भीतर जमकर तोड़फोड़ की, सरकारी दस्तावेजों को नुकसान पहुंचाया और वहां खड़े पुलिस के कई वाहनों को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस कर्मियों को अपनी जान बचाने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन इस बार राज्य सरकार का रवैया पुराना नहीं था। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आसनसोल की इस घटना पर बेहद कड़ा और आक्रामक रुख अपनाते हुए साफ कर दिया कि वर्दी पर हाथ उठाने वाले और पुलिस पर हमला करने वाले तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने तुरंत बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की कि दंगाइयों और उपद्रवियों द्वारा सरकारी संपत्तियों को जो भी नुकसान पहुंचाया गया है, उसकी पाई पाई की वसूली गिरफ्तार आरोपियों से की जाएगी। यानी अब बंगाल की धरती पर भी यूपी स्टाइल हर्जाना वसूली मॉडल पूरी तरह से लागू हो चुका है, जिसने दंगाइयों की कमर तोड़ दी है। आसनसोल की इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल सरकार के कद्दावर मंत्री दिलीप घोष ने भी बेहद सख्त और ओजस्वी लहजे में सभी समुदायों को खुली चेतावनी जारी की है। दिलीप घोष ने साफ शब्दों में कहा कि इस राज्य में अब कोई भी व्यक्ति या समुदाय कानून के दायरे से बाहर जाकर अपनी मनमानी नहीं कर सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि लाउडस्पीकर की आवाज को नियंत्रित करने का नियम सिर्फ किसी एक विशिष्ट धार्मिक स्थल या मस्जिद के लिए नहीं है, बल्कि यह नियम राज्य के सभी नागरिकों और सभी धर्मों के पूजा स्थलों पर समान रूप से लागू होता है। उन्होंने उपद्रवियों को कड़े लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि जिन लोगों को भी पिछले कई वर्षों से कानून से ऊपर जाकर काम करने और समानांतर व्यवस्था चलाने की बुरी आदत पड़ चुकी थी, वे या तो अपनी इस आदत को तुरंत सुधार लें, वरना हमारी सरकार को ऐसे लोगों को कानून के दायरे में लाना और सुधारना बहुत अच्छे से आता है। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और वे हर उस अपराधी के गिरेबान तक पहुंचेंगे जो राज्य की शांति को भंग करने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही मंत्री दिलीप घोष ने बहुसंख्यक समाज से भी बेहद परिपक्व अपील करते हुए कहा कि माता की पूजा या किसी भी धार्मिक उत्सव के नाम पर सड़कों पर अत्यधिक शोर शराबा और हुड़दंग नहीं होना चाहिए। कोई भी पूजा या भक्ति हमेशा शांति, श्रद्धा और अनुशासन के साथ की जानी चाहिए और ऐसे सभी अनुशासित आयोजनों में सरकार और प्रशासन पूरा सहयोग प्रदान करेगा। सरकार का यह रुख साफ दिखाता है कि वह बिना किसी तुष्टीकरण के पूरी निष्पक्षता के साथ कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन इस नए बुलडोजर मॉडल और प्रशासनिक शक्ति का सबसे हिंसक विरोध कोलकाता के दिल कहे जाने वाले पार्क सर्कस और तिलजला इलाके में देखने को मिला। दरअसल तिलजला इलाके में प्रशासन ने 2 ऐसी बहुमंजिला इमारतों को आंशिक रूप से जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू की थी, जो पूरी तरह से अवैध और बिना किसी सरकारी अनुमति के बनाई गई थी। इन अवैध इमारतों के खिलाफ यह सख्त कदम इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि पिछले ही मंगलवार को इसी तरह की एक अवैध इमारत में भीषण आग लग जाने के कारण 3 मासूम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इस हादसे के बाद जागी सरकार ने जब अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाना शुरू किया, तो इस प्रशासनिक कार्यवाही को रोकने के लिए कुछ निहित स्वार्थी तत्वों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। सोशल मीडिया पर एक सोची समझी साजिश के तहत भड़काऊ पोस्ट शेयर की गई और लोगों से तिलजला में हो रहे बुलडोजर एक्शन के विरोध में सड़कों पर उतरने का आह्वान किया गया। इस भड़काऊ प्रचार का असर यह हुआ कि रविवार की दोपहर करीब 1:30 बजे कोलकाता के बेहद व्यस्त और संवेदनशील 7 पॉइंट क्रॉसिंग पर अचानक हजारों की भारी भीड़ जमा हो गई। सुरक्षा बलों द्वारा भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश करते ही हालात अचानक बेहद हिंसक और अनियंत्रित हो गए।
प्रदर्शनकारियों ने पूरी तैयारी के साथ पुलिस और सीएपीएफ के जवानों पर पत्थरों, ईंटों और कांच की बोतलों से भयंकर पथराव शुरू कर दिया। उपद्रवियों का यह हमला इतना तेज था कि मौके पर मौजूद 10 सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 3 पुलिस जवानों की हालत बेहद नाजुक हो गई। प्रशासन ने इस घटना को एक गहरी साजिश का हिस्सा मानते हुए रविवार की देर रात पूरे पार्क सर्कस और तिलजला इलाके में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला और उपद्रवियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 21 मुख्य दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया और 25 अन्य संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस पूरी हिंसक घटना पर कोलकाता के पुलिस उपायुक्त दक्षिण पूर्व सैकत घोष ने बेहद कड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने साफ कहा कि यह कोई स्वतःस्फूर्त प्रदर्शन नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरी संगठित साजिश की खुफिया जानकारी पुलिस को पहले से ही मिल रही थी। पुलिस के पास इस बात के पुख्ता इनपुट्स थे कि कुछ बाहरी और स्थानीय असामाजिक तत्व मिलकर शहर का माहौल खराब करना चाहते थे। बात के साथ उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए पूरी तरह से मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी का पालन किया है और जिन लोगों ने भी कानून की मर्यादा को लांघा है उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। इस घटना के मुख्य मास्टरमाइंड की पहचान करने के लिए पुलिस की विशेष टीमें और साइबर सेल दिन रात काम कर रही हैं। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वाले और भीड़ को उकसाने वाले चेहरों को बेनकाब किया जा रहा है। सरकार के सख्त और अडिग रवैया ने यह साफ संदेश दे दिया है कि अब बंगाल में हिंसक भीड़ के सामने घुटने टेकने का पुराना दौर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इस बड़े सत्ता परिवर्तन और प्रशासनिक फेरबदल का असर अब पश्चिम बंगाल के सामाजिक और धार्मिक नेतृत्व पर भी साफ दिखाई देने लगा है, जिसके स्वर पूरी तरह से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इस बदलाव का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक प्रतीक रविवार को तब देखने को मिला जब कोलकाता की सबसे मशहूर और ऐतिहासिक नाखौदा मस्जिद के मुख्य इमाम मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी ने खुद एक खुले मंच से मुस्लिम समुदाय के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अपील जारी की। इमाम के इस बयान ने पूरे राज्य के राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि बरसों बाद किसी बड़े धार्मिक नेता ने इस तरह का संवेदनशील और प्रगतिशील रुख अपनाया है। इमाम मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी ने बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में अपने समुदाय के लोगों को समझाते हुए कहा कि भारत एक बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक समाज है, जहां विभिन्न विचारधाराओं और आस्थाओं के लोग एक साथ रहते हैं। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर यह हम सभी का परम कर्तव्य है कि हम अपने पड़ोसी और दूसरे धर्म के भाइयों की धार्मिक भावनाओं का पूरा सम्मान करें। हमें ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे किसी की आस्था को ठेस पहुंचे या किसी का दिल दुखे। इसी संदर्भ में उन्होंने मुस्लिम समुदाय से अपील की कि वे आगामी त्योहारों के दौरान गाय की कुर्बानी देने से पूरी तरह से बचें और उसकी जगह बकरे की कुर्बानी देकर अपने धार्मिक दायित्व को पूरा करें। दरअसल नाखोदा मस्जिद के इमाम का यह बयान किसी सामान्य परिस्थिति में नहीं आया है, बल्कि इसके पीछे शुभ हिंदू सरकार द्वारा हाल ही में पशुवध और अवैध बूचड़खानों को लेकर जारी किया गया एक बेहद सख्त और नया सरकारी नियम है। इस नए नियम ने पूरे राज्य के अवैध मांस कारोबारियों और पशु तस्करों की नींद उड़ा दी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब पूरे पश्चिम बंगाल में किसी भी जानवर का वध बिना एक आधिकारिक फिटनेस सर्टिफिकेट के नहीं किया जा सकेगा। लेकिन सबसे बड़ा और रणनीतिक क्लाइमैक्स पश्चिम बंगाल के मालदा बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है, जहां मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीधे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ करीब 569 किलोमीटर की एक लंबी और जटिल अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, लेकिन इस पूरी सीमा में मालदा जिले के अंतर्गत आने वाला 33 किलोमीटर का यह हिस्सा हमेशा से देश की सुरक्षा के लिए सबसे कमजोर और बदनाम नस माना जाता रहा है। इस पूरे 33 किलोमीटर के हिस्से में भौगोलिक और राजनीतिक कारणों से अब तक कोई कंटीली बाड़ या फेंसिंग नहीं लगाई जा सकी थी, जिसके कारण यह खुला बॉर्डर बांग्लादेशी घुसपैठियों, जाली भारतीय मुद्रा, नकली नोटों, अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी का सबसे बड़ा और सुरक्षित गंतव्य बना हुआ था।
सीमा पार के शातिर अपराधी इस खुले रास्ते से न सिर्फ भारत में अवैध रूप से प्रवेश करते थे, बल्कि वे भारतीय सीमावर्ती गांवों में घुसकर हमारे गरीब किसानों के खेतों से पकी हुई फसलें काट ले जाते थे और उनके मवेशियों को चुराकर बांग्लादेश भाग जाते थे। पूर्व की सरकारों ने इस संवेदनशील मुद्दे पर हमेशा डुलमुल रवैया अपनाया और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बार-बार जमीन मांगे जाने के बावजूद भूमि अधिग्रह की प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डाले रखा। सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखा। उन्होंने मालदा के 33 किलोमीटर के बिना बाढ़ वाले हिस्से को पूरी तरह से सील करने के लिए 3 टियर यानी 3 स्तरीय कंटीले तारों की मजबूत फेंसिंग लगाने का एक ऐतिहासिक और कड़ा आदेश जारी कर दिया। मुख्यमंत्री ने मालदा के जिला प्रशासन और भूमि सुधार विभाग को एक कड़ा अल्टीमेटम देते हुए निर्देश दिया है कि आगामी 45 दिनों के भीतर हर हाल में इस सीमा सुरक्षा प्रोजेक्ट के लिए जरूरी पूरी जमीन का अधिग्रह करके उसे सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को सौंप दिया जाए।